नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। मां माटी मानुस की धरती पर जब भद्रलोक के रविंद्र संगीत के बदले बमों और गोलियों की आवाज गूंजने लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को आज आईना दिखाना पड़ गया। बंगाल के पंचायत चुनाव में जो खूनी हिंसा का तांडव हुआ है, उसे देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट को ममता सरकार से यह कहना पड़ा कि चुनाव का मतलब हिंसा का लाइसेंस मिलना नहीं होता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं, उसमें जबरदस्त हिंसा हो रही है। आरोप सत्ताधारी टीएमसी पर लग रहे हैं। इस हिंसा के खिलाफ जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती होना चाहिए, तो ममता सरकार को यह नागवार गुजरा। पश्चिम बंगाल का राज्य चुनाव आयोग कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ममता सरकार की और भी ज्यादा किरकिरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी और इस तरह अब पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि फोर्स कहां से आती है, इसकी चिंता राज्य चुनाव आयोग को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह याचिका तो सुनवाई के लायक ही नहीं है। लेकिन अदालत ने सबसे बड़ी बात यह कही कि चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है। और यही है आज दो टूक में हमारा सवाल कि बंगाल में हिंसा का लाइसेंस कब तक। और साथ ही हम ये चर्चा भी करेंगे कि बंगाल की चुनावी हिंसा में जिस तरह से बीजेपी के अलावा कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं का भी खून बह रहा है, उसके बाद पूरे देश में जो विपक्षी एकता का माया जाल बुना जा रहा है, उसका क्या अंजाम होगा। पटना में 23 जून को जो विपक्षी एकता के नाम पर महागठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या उस पर भी संकट के बादल छा गए हैं। सवाल यह भी है कि मोदी हराओ मिशन के तहत ये विपक्षी दल पटना में तो गले मिलेंगे, लेकिन बंगाल में लड़ेंगे। सवाल कई हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हो गया। लगातार विपक्ष के उम्मीदवारों पर हमले किए जाने लगे, कई लोग मारे गए और कई लोगों पर लगातार अत्याचार होता रहा। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर तैनात करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां का इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय को अपहोल्ड किया। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, अब मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के लिए चाहे सेंट्रल फोर्स हो, चाहे स्टेट का फोर्स हो, चाहे दूसरा स्टेट से फोर्स आए, कुछ फर्क नहीं होता है। पंचायत में भी सेंट्रल फोर्स आए क्या, दूसरा फोर्स आए क्या, शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी अमेरिका से दूसरा फोर्स लेके आया, नाटो का फोर्स लेके आते हैं, हर घर में बंदूक लेके आदमी खड़ा होता है, उन लोग का आदमी, उसमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि जनता हम लोग का साथ है। देश के किसी भी हिस्से में ग्राम पंचायत के चुनाव में कभी भी केंद्रीय बलों का डिप्लॉयमेंट करके ऐसा दुरुपयोग नहीं किया गया जैसा आजकल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। चुनाव हो रहा है पंचायत का, पंच परमेश्वर चुने जाने, और पंच परमेश्वर के चुने जाने में इतनी हिंसा निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हुआ, कई जगह हिंसक घटनाएं, हम अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह राज्य की जिम्मेदारी है।
तो पहले बंगाल में पंचायती चुनाव में खूनी हिंसा का तांडव हुआ और उसके बाद पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार को झटका लगा है। केंद्रीय बलों की तैनाती तो अब होकर रहेगी। इसका बंगाल के पंचायत चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और इस हिंसा से विपक्षी एकता पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हम सब इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कपिल मदान, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ होंगे टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित। इसके अलावा डॉक्टर सूरज मंडल भी हमारे साथ होंगे, जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, आरजेडी के नेता हैं। और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगे प्रमोद सिंह जी। तो सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी ही पार्टी पर, क्योंकि आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं। और स्वयं जी, मैं आपसे एक के बाद एक 3-4 सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि सवाल आप संक्षेप में जब बताते रहें, जिससे कि हम बाकी भी आगे अपने जो हमारे मेहमान हैं उनको हम मौका दे सकें। मेरा पहला सवाल आपसे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ये है कि ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही याचिका जो ठुकरा दी वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो कमेंट, जो उसने अपने ऑब्जर्वेशन में जो बातें कही हैं वो बहुत ही चिंता देने वाली हैं टीएमसी को। ये कह देना कि चुनाव कराने का मतलब हिंसा का लाइसेंस मिल जाना नहीं होता है। तो अब ममता सरकार कब जागेगी, ये आप बताएंगे? देखिए, ममता सरकार जागी हुई है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से अगर कोई टिप्पणी, देखिए कानूनी कार्रवाई आपको ये देखना होगा कि कौन आदमी जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में या हाई कोर्ट के पास में अपील करने, कौन जाता है। 2021 के अंदर में भी जब चुनाव हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो फोर्सेस आई थी, उन्होंने करवाया है चुनाव। अभी पंचायत चुनाव पूरे राज्य के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, इस बंगाल को छोड़ दीजिए, बंगाल की सरकार को मतलब एक चिन्ह लगाने का ये काम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता शुभेंदु अधिकारी है ये कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव अनाउंसमेंट होता है तब से ये चिल्लाचिल्ली चालू कर दी है। दूसरे दिन इनके नेता शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं और इनके पास में यही एजेंडा है। ये एजेंडा लेकर के कि भैया हमारे पास में आदमी नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे, हमको आप केंद्रीय वाहिनियां दीजिए तब हम कुछ अपना ये अपना मिसयूज कर रहे हैं। जिस तरह केंद्रीय वाहिनी हो चाहे सीबीआईडी हो, ये केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जो फेडरल एक्सेक्टर का एक स्वतंत्रता होती है उसको छीन लिया गया है। ये एक काइंड ऑफ इमरजेंसी है। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित, जो आपने बात कही, आपने अभी तक सिर्फ स्वयं प्रकाश जी, मैंने कहा था संक्षेप में हम आप जवाब देते रहिए, सवाल दर सवाल में आपसे पूछता रहूंगा लगातार। आपने जो कहा अभी तक, जो अपनी बात की उसमें आपने सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन इस बात पर हम जो आपने जो कहा है उसको हम स्वीकार कर लेते। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि बीजेपी अकेली नहीं, बल्कि कांग्रेस और वाम दल भी आरोप लगा रहे हैं कि आप की सरकार में चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और हिंसा हो रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने खुद केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की थी। जी, अधीर रंजन चौधरी चाहे वो वामपंथी हो, उन लोगों की सीटें शून्य है पश्चिम बंगाल में। उन लोगों को पता है कि उनके साथ में 2021 में क्या हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के छापे के अंदर में, अम्ब्रेला के अंदर में आ गए हैं। अच्छा, आईएसएफ जैसी पार्टी को भी केंद्रीय वाहिनी सुरक्षा दी जा रही है, केंद्र सरकार सुरक्षा दे रही है। उसके बाद भी उसके कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। कार्यकर्ता की मौत, हमारे कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है, वो आपसी लड़ाई में हुई है। आपके कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई है, देखिए आप यहां पर इस तरह की बात फैलाकर असमंजस ना फैलाएं। जो टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है वो आपसी लड़ाई में हुई है, एक दूसरे को बम फेंके थे। श्रीवास्तव जी जी श्रीवास्तव जी, आप कांग्रेस पार्टी जो एक कार्यकर्ता की मौत बात कर रही है ना, कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। 55,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता वामपंथियों की सरकार के समय में हत्याएं हुई थी पश्चिम बंगाल में, और आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं की गोदी में जाकर बैठी है। ये सोचने का विषय है। और वो सभी जितने भी दल, जितने भी हत्याएं हुई है, वो सब राजनीतिक लोगों की हुई है। आप देखिए 2003 का चुनाव, आप देखिए 2008, 13, 18 का चुनाव, आप देखिए उससे कितना कमी आई है। 70,000 के आसपास अगर यहाँ पे बूथ है और 3-4 जगह अगर कुछ अप्रिय घटनाएं हुई है, दुर्भाग्यजनक है। आपने वामपंथी शासन के दौरान इस बात का जिक्र किया स्वयं जी। इसका मतलब श्रीवास्तव जी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप राज्य सरकार को पूरा दबा देंगे।
आप पैरेलल में गवर्नर बैठ करके एक ऑफिस चला रहे हैं भारतीय ठीक जनता है, पार्टी के गवर्नर। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे इस तरह दीजिए, से ये देश चलेगा। मुझे आप एक बात का सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा कि 55,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, 33 साल पुरानी तस्वीर है, तस्वीर पुरानी है और तस्वीर धुंधली भी है। यह तस्वीर है 16 अगस्त 1990 की, जब कांग्रेस में थी ममता बनर्जी और उन पर किस तरह से वामपंथी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। ये वो हमले की तस्वीर है, धुंधली तस्वीरें हैं लेकिन यादें आज भी ताजा हैं। ठीक है जी, एकदम याद है, वो दिन याद ठीक है। है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तस्वीर कि किस तरह से ममता बनर्जी घायल हुई थी और किस तरह से उनका इलाज किया गया था। ये दो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए। ये 33 साल पुरानी तस्वीरें हैं, धुंधली तस्वीरें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस हिंसा का शिकार ममता बनर्जी स्वयं हुई थी, क्या वो हिंसा अब उनके राज्य में हो रही है, उनकी शासन में हो रही है, क्या यह शोभा देता है? या ममता बनर्जी के सर में जो चोट लगी थी उस दिन, सुनिए मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ममता बनर्जी के सर में जो 33 साल पुरानी चोट लगी थी, क्या उसके घाव आज भी उनके मस्तिष्क में ताजा है और वो बदले की भावना के तहत कार्य कर रही हैं? जी नहीं, एकदम नहीं। मैं आपकी बात को एकदम डिसऑनर करता हूं। आपने जिस तरह से ये बात कही, मतलब आपकी पार्टी के नेता जिस हिंसा का शिकार हुई थी वही हिंसा का सहारा लिया जाएगा क्या? आपने क्वेश्चन के जवाब तो सुनिए जी। जब 2011 में ममता बनर्जी जीत करके आती है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बिठा करके जब मीटिंग की, पहली मीटिंग में यही बात की गई कि बदला नहीं बदल चाहिए, हमको पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलना है, हम पश्चिम बंगाल की राजनीति को विकास उन्नति की बदली तो है लेकिन पहले से बदली है, पहले कम हिंसा हो रही थी, अब और ज्यादा हिंसा होने लगी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए और भी मेहमान है, मैं आपसे एक के बाद एक सवाल पूछ रहा हूं, संक्षेप में आप जवाब देते जाइए। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर टीएमसी को केंद्रीय सुरक्षा बलों से दिक्कत क्या है? क्या आपको लग रहा है कि टीएमसी जो धांधली कर सकती है, जब केंद्रीय सुरक्षा बल आ जाएंगे तो वो नहीं हो पाएंगे? क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा है केंद्रीय सुरक्षा बलों से टीएमसी को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बात है हमारे गणतांत्रिक अधिकार की। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल आके आपको कौन सा अधिकार छीन रहा है? कौन सा राइटर्स बिल्डिंग में जाके कब्जा कर लेंगे? क्या केंद्रीय सुरक्षा बल राइटर्स बिल्डिंग में कब्जा कर लेंगे? स्वयं जी, पहले त्रिपुरा के अंदर में ग्राम पंचायत चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 90% अनकंटेस्टेड जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस और सीपीएम के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, अभी मेरा सवाल यह, हम निर्विरोध चुनाव पर भी आएंगे, अभी अगला सवाल हम उस पर ही पूछेंगे। अभी ये बताइए कि आखिर सुरक्षा बल, अगर केंद्रीय सुरक्षा बल आ जाते हैं तो क्या आपको लग रहा है राइटर्स बिल्डिंग पे कब्जा कर लेंगे वो? आपको डर क्यों है? सच्चे को डर नहीं होता है, सांच को आंच नहीं होती है। अरे आप किसी को लाइए ना, अरे मणिपुर में भी तो केंद्रीय सुरक्षा बल है। देखिए वो अलग विषय है, वो अलग विषय है, दोनों विषयों को जोड़िए मत। कुछ नहीं है, सत्ता द्वारा की जा रही, जब सत्ता पर आरोप लग रहा है हिंसा का, वो अलग विषय है। और एक विषय, और जो मणिपुर की हिंसा एक हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई है, दोनों चीजों का घालमेल मत कीजिए। आप सुरक्षा बल से डर क्यों रहे, आप ये बताइए पहले। चलिए ठीक है, आप सुरक्षा बलों से डर रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई और दूसरी वजह हो सकती है, भले आप मान नहीं रहे। ठीक है, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, इन सवालों के सिलसिले में एक आखिरी सवाल, संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि मैं एक आंकड़ा लेकर आपके पास आया हूं कि जो सुरक्षा बलों से, केंद्रीय सुरक्षा बलों से जो टीएमसी को दिक्कत है या टीएमसी को समस्या यह है कि वो जिस तरह से अपने हिसाब से चुनाव करवाना चाहती है, और वो चुनाव अपने हिसाब से करवाने का मतलब है अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनवाना चाहती है, वो प्लान जो है सुरक्षा बलों के आने से तहस नहस हो सकता है, इसलिए हो सकता है। और ये आंकड़ा इसकी गवाही देता है, जब 2008 में ममता बनर्जी सरकार में नहीं थी तो सिर्फ 2845 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे, और जब ममता बनर्जी सरकार में आती है और चुनाव होते हैं पिछले पंचायत चुनाव में, तो 20,076 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं पंचायती चुनावों में। और प्रतिशत में देखा जाए तो जो टोटल चुनाव हुआ उसमें 34%, 34% उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, और ज्यादातर उनमें से टीएमसी के उम्मीदवार थे। यह आपका चुनाव करवाने का तरीका है, और इसीलिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं, और इसलिए आप सुरक्षा बल केंद्रीय आ जाएंगे तो आपको डर लग रहा है कि आपका प्लान फेल हो जाएगा। जी स्वयं जी। जी देखिए, आपने जो सवाल किया है 34% का, आप इस बार की बात करिए ना, 2023 के अंदर में कितने अनकंटेस्टेड जीते हैं? 1% भी नहीं जीते। 1.5 लाख से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के मनोनयन पत्र जमा हुए हैं। उसी से तो दिक्कत है, उसी से तो दिक्कत है आपको। नहीं, आप बता रहे हैं, मैं
मैं लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहा हूं कि जमा हुए हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको नेगेटिव बता रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत। 7 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, वो हमारे दल में थे। 7 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। जैसे सब्जी मंडी में टमाटर बिकते हैं वैसे बम बिक रहे हैं बंगाल में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत है। स्वयं जी, ये लोकतंत्र की जीत है। ऐसा नहीं है, कुछ अगर पंचायत जैसे छोटे चुनावों के अंदर ऐसी हिंसा, साथ जोड़ेंगे। खैर छोड़िए, आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मैं बीजेपी की तरफ रुख करना चाहूंगा। प्रियंका टिबरेवाल जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, टीएमसी का ये आरोप है, प्रियंका जी मेरे से सवाल है मेरा, कि ये आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। जिस तरह से विधानसभा में बीजेपी हारी थी और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी हार सकती है, यह हार का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है कि बंगाल में हिंसा हो रही है, जबकि बंगाल के सिर्फ कुछ ही इलाकों में हिंसा हो रही है, ज्यादातर इलाका शांत है। ये टीएमसी का आरोप है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? प्रखर जी, पहले तो आपको और सभी को जगन्नाथ पूजा की ढेर ढेर शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। देखिए, हिंसावाद में पूरे भारत में अगर अव्वल नंबर पर कोई आता है तो वो है ममता सरकार। देखिए, जिस बर्बरता से टीएमसी ने यहाँ आज तक ये जो तांडव मचा रखा है, उसी को हमने उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था। और उस बात को समक्ष रखने के बाद क्या हुआ कि इनकी याचिका को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। वो बात आपने सब कह दी, मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, इसीलिए हम कोर्ट जा रहे हैं, कि हमारे पास लोग ही नहीं है। इनके नेताओं में आपस में ही तालमेल नहीं है। आधे से ज्यादा नेता ये कहते हैं कि देखिए 55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन बीजेपी ने किया है। अगर बीजेपी ने 55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन किया है तो तोता और बिल्ली को थोड़ी हम चुनाव लड़ा रहे हैं, कैंडिडेट ही लड़ रहे हैं ना। तो यानी इनकी बात में जरा भी ठहराव नहीं है। तो ग्रास रूट में हमारी जो पकड़ अभी बन रही है, उससे ये भयानक घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हमने किए, इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। केंद्र बलों को रोको या ना रोको, ये इनके लिए मुद्दा नहीं था। इनके लिए मुद्दा ये था कि समय को कैसे खराब किया जाए। तो अब आपको लगता है कि जब केंद्रीय बल, अब जो तय हो गया कि केंद्रीय बल बंगाल में रहेंगे पंचायत चुनाव के दौरान, तो क्या लगता है कि हिंसा रुक जाएगी और बीजेपी सफल प्रदर्शन कर पाएगी शांतिप्रिय चुनावों में? मैं इसी बात पर आ रही हूँ। शांतिप्रिय चुनाव तो ये होने नहीं देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि खूनी सरकार है, खून की भूखी सरकार है ये। आपने देखा है कि 2018 के चुनाव में कितने लोगों का खून हुआ, आपने देखा 2021 में कितने लोगों का खून हुआ। और भाई साहब, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए, उससे पहले 9 लोगों की हत्या कर दी गई है, 7 नहीं 9। तो ये इनका नेचर है। देखिए, इन्होंने कहा कि केंद्र बलों पर इनका जो अधिकार है वो छीन लेंगे केंद्र बल इधर आकर के। ये अभी एग्जाम्पल इन्होंने दिया त्रिपुरा और गोवा का। मैं कहती हूँ त्रिपुरा और गोवा ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये चुनाव लड़ने गए थे, जितने वोट इनको मिले उससे ज्यादा ममता बनर्जी के पोस्टर लगे थे उन राज्यों में। और अगर ये एक सॉलिड ऑपोजिशन थे तो इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई, जैसे हमने पश्चिम बंगाल में उठाई कि हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, नॉमिनेशन फाइल करने का अधिकार है, लोगों की जान नहीं जाए, हिंसा नहीं हो। अगर इनके अंदर ये सारी समर्थता थी तो क्यों नहीं गए कोर्ट? क्योंकि इनके पास ग्रासरूट में, जैसा कि मैंने आपको कहा, झंडा पकड़ने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, हमारे साथ कपिल मदान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कपिल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी का, जो सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी का बयान आया था, उन्होंने केंद्र से गुहार लगाई थी कि सुरक्षा बल यहां पर भेजे जाना चाहिए। क्या ऐसी पार्टी जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसके हाथ जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता के खून से रंगे हैं, ऐसा आरोप है, क्या उस पार्टी के साथ कांग्रेस के हाथ को हाथ मिलाना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें जो वक्तव्य है बहुत प्लेन है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। किसी भी तरीके का जो अपराध होता है हमारे को, देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है वो स्टेट की होती है। चाहे वो कोई किसी की कोलिशन स्टेट हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रूल स्टेट हो, अगर कोई अपराध हुआ है, उस अपराध के लिए न्याय मांगना हर एक नागरिक का अधिकार है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं, आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हुई या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कार्य की हत्या हुई। न्याय मांगना हर एक नागरिक का अधिकार है। और अगर तो जिन पर हत्या का आरोप लगा है, आप न्याय मांग रहे हैं, मैं उस बात को आपको उसकी बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन न्याय मांगना और जिन पर आरोप लगा है हत्या का, क्या उनके साथ हाथ मिला लेना ठीक है?
देखिए आपको ये देखना होगा कि कौन लोग थे। देखिए जब भी कोई किसी भी तरीके का अपराध होता है, आपको ये देखना पड़ता है जांच में इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जाती है। जांच और इन्वेस्टिगेशन इसलिए की जाती है ताकि आप तह तक पहुंचे, आपको पता लगे कि कौन से लोग थे, कौन से वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, या कौन से अधीर रंजन चौधरी जो है हवा में आरोप लगा रहे थे, और आपने स्वयं प्रकाश पुरोहित की, ठीक है, बातों से ऐसा लग रहा है, स्वयं प्रकाश पुरोहित खुद जो है वो कांग्रेस पर अभी हमला बोल रहे थे, लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोले, बीजेपी के साथ साथ वाम दलों के लिए भी बोले, लेकिन उसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है बंगाल में हम लड़ेंगे, बंगाल में हम पिटेंगे और पटना में जाके गले मिला लेंगे, गले मिल लेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? मतलब बंगाल में आपका कार्यकर्ता पिटता रहे, देखिए बंगाल के कांग्रेसी कार्यकर्ता पिटते रहे, उधर जाके खड़गे जी जो है वो गले मिल लें नहीं, पटना में? मैंने ये नहीं कहा, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व नहीं होना चाहिए। अगर न्याय के लिए कोई भी उसके लिए कोई भी कॉस्ट चुकानी पड़े, कोई भी प्राइस चुकाना पड़े, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि न्याय आप अपने पॉलिटिकल, मैं 2 मिनट के लिए इसको पॉलिटिक्स से हटा के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपना वक्तव्य रखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके अगेंस्ट जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको सजा हो। आप टेस्ट मैच के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हर बाउंसर को है ना दब करके निकल जा रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं सूरज मंडल साहब के पास जाना चाहूंगा, आरजेडी का पक्ष रखना उनका मैं जानना चाहूंगा। डॉक्टर सूरज मंडल, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। मुझे यह बताइए कि आपके नेता और आपके राज्य के मुख्यमंत्री दोनों जो हैं वो महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं 23 जून के लिए, सारे दलों को बुलाया गया है, और बंगाल में जो इस तरह की हिंसा हो रही है, कैसे विपक्षी एकता खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी? सपना तो नहीं टूट जाएगा नीतीश जी का? देखिए इस देश में जितनी तरह की हिंसाएं होती, खासतौर से आरएसएस और भाजपा का प्रायोजित हिंसा है। अच्छा, लगभग बंगाल में को सुन लिया जाए, ठीक है। अभी आप पहली बात ही ऐसी कर रहे हैं, पहली बात ही आपने ऐसी कर दी। आप छोड़िए, अरे तो आपको बुलाया है तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप कुछ भी बोलेंगे। आप भूल कर आप चलिए ठीक है, बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। अरे नाराज मत होइए, अरे नाराज मत होइए, बोलिए। नहीं सुनना चाह रहे तो मैं बिल्कुल, अरे आपकी बात सुनना था तभी तो बुलाया है, बोलिए। ठीक है, ठीक है, बोलिए। देखिए ब्रेक का वक्त होने वाला है, जल्दी बोलिए। देखिए 28 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अंदेशा जताया था कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए फूंक रही है इस राज्य में हिंसा फैलाने के लिए। उसके पहले रामनवमी में पूरे देश में इस तरह से प्रचार होता है कि वो एक तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए और एक हिंसा करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आप जाइए, वहां पर जो पंचायत चुनाव में लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, क्या आपने उसमें प्रोग्राम किया? आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से कोई विपक्षी एकता को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सारा खेल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है। तमिलनाडु में जिस तरह से आपने वहां के मंत्री को गिरफ्तार करवाया, और पूरे ये मणिपुर की हिंसा में एक शब्द प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये आप ये कह के बच जाएंगे कि कोर्ट का ऑर्डर है? ठीक है, मैं मानता हूं कि ये जो हिंसा है इससे विपक्षी एकता और मजबूत होगी। अच्छा, इस हिंसा से विपक्षी एकता मजबूत होगी, आपने बहुत बड़ा बयान दिया है, और मुझे उस बयान को सुनकर दुख हो रहा है कि आपको ममता बनर्जी से, ठीक है, आपको मेरी बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात बोल दी, आपको ममता बनर्जी और टीएमसी से तो सहानुभूति है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपको कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, जिनका खून बहाया जा रहा है, साथ में वाम दलों के साथ, वाम दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर आपके मन में कोई भी सहानुभूति नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक का समय हो चुका है सूरज मंडल जी। ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा और आपके विचार जानने की कोशिश करूंगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कमाल का जोक था। Yoga, in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence.
Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार। स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग। बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए। दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान। करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हिंसा हो रही है उसे लेकर आया और हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमानों का एक खास पैनल। प्रमोद सिंह जी, हम ब्रेक से पहले आपसे बात नहीं कर पाए क्योंकि समय पर हमें ब्रेक लेना था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने पूरे सब लोगों की एक एक बात को ध्यान से सुन लिया और मेरा सवाल अब आपसे ये है कि बंगाल की राजनीति का जो ये रक्त चरित्र है और जो जिस तरह का देखा जा रहा है कि टीएमसी का जो कहर है वो सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं टूट रहा, ऐसा आरोप है, बल्कि वो कांग्रेस और वाम दलों पर भी टूट रहा है। क्या इसके बाद विपक्षी एकता है कि किसी राज्य में इनके बीच में क्या लड़ाई चल रही है, लेकिन ये हाथ मिला लेंगे फिर भी 23 जून को? क्या लगता है आपको? देखिए, जो विपक्षी एकता है ना, जो विपक्षी दलों के जितने सब सट्रैप्स हैं, सबके अपने रीजनल एस्पिरेशंस हैं, सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तराजू पे ना वो होता है ना, जब आप फ्रॉग्स को तौलते हैं तो फिर एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते। मुद्दा ये है, अभी जो हमारे सूरज मंडल जी बोल रहे थे
किस हिंसा से उनकी जो अपोजिशन की यूनिटी स्ट्रेंथन होगी, मतलब कि सोच के एकदम दिमाग सुन्न हो जाए कि आप ये सोच लीजिए कि हिंसा हो रही है। अभी जो बंगाल के, जो वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो अभूतपूर्व हिंसा हुई थी, अभी भी एक गृह राज्य मंत्री पे हमला होता है और बीजेपी कार्यकर्ता मारा के ऊपर हमला होता है, टीएमसी कह रही हमारे कार्यकर्ता पे हमला, सरकार तो आपकी है, पुलिस आपके पास है। तब तो विधानसभा में जिन लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया, अपने बूथ देके चुन चुन के उनके साथ बुरा, उनके साथ जो हुआ था, और अभी भी सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर हो रही है। अब चूंकि यहाँ पे जो विपक्षी एकता की बात करें, क्या अब अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कांग्रेस यूपी, दिल्ली और पंजाब छोड़ दे, ममता बनर्जी क्या कहेंगी कांग्रेस को वेस्ट बंगाल छोड़ दो? कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने और सीपीएम ने जो अपराध किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर करा दिया, बीजेपी को रोकने के लिए, ये लोग आ गए जीरो पर। फिर कांग्रेस की एक विधानसभा सीट किसी तरह आई, वो भी टीएमसी में आ गया विधायक। मतलब इस त्याग के बदले में जो है अब खून बहाना पड़ रहा है उनको। अब उसके बाद अब आप देखिए, अभी टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे 2018 में जब चुनाव हुआ था, वहां पे वेस्ट बंगाल में 48,650 जो पंचायत की सीटें, उनमें 16,814 उम्मीदवार बिना किसी के एकदम चुन लिए गए थे। इवन जिला परिषद के चुनाव में 150 सीटों पे चुनाव में अपने आप जीत गए। अब यहाँ पे कलकत्ता के हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया कि यहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगेंगे क्योंकि हिंसा नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जो वेस्ट बंगाल सरकार की जो अपील थी उसको एकदम, जिसको कहने, एक सिरे से उठा के फेंक दिया। चुनाव ही तो कराना है, चुनाव में हिंसा नहीं है, सबके जान माल क्यों नहीं चाहिए? ये तो स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है कि पंचायत चुनाव जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके लिए सेंट्रल फोर्सेज आए क्योंकि लोगों की जान बचानी है। जो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब उसका सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं कह सकते कि वो राजनीति से प्रेरित है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, पंचायत के चुनाव मेरा मानना है कि कोई भी जीते, किसी का उम्मीदवार जीते, लोगों की जान माल की सुरक्षा रहे। जो पंचायत के उम्मीदवार जो जीतेंगे अपने लोगों का भला करेंगे, खाली टीएमसी का नहीं जीतेगा, कम्युनिस्ट कैसे जीत जाएगा, बीजेपी कैसे जीत जाएगी और कांग्रेस कैसे जीत जाएगी? ये राजनीति विद्वेष की राजनीति है। ठीक। और मुझे एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये मेरे भारत के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो किसी प्रदेश में कि पंचायत चुनाव में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आए। ये उस प्रदेश के का जो होम डिपार्टमेंट है, जिसकी मुख्यमंत्री खुद है, उनको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ टीएमसी के स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं। पुरोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ममता जी के दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं है कि ठीक है विपक्षी एकता के नाम पर जो हो रहा है वो चलने दो, लेकिन बंगाल की धरती पर कांग्रेस को और वाम दलों को पनपने नहीं देना है, क्योंकि इन्हीं के वोट बैंक से जो है ममता आज सरकार में बैठी हुई हैं। तो ये दोहरी रणनीति तो नहीं अपना रही है ममता जी? देखिए, पक्ष और विपक्ष देश की जनता चुनती है, राज्य की जनता चुनती है। पक्ष में आज ममता बनर्जी है तो विपक्ष में कभी वामपंथी थी। 2016 के चुनाव के अंदर में आप देखिए वामपंथी और कांग्रेस थी, उसकी जगह उनके वोट शिफ्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी में। आगे राम पोरे बाम, ये गांव में वामपंथियों ने नारा दिया। वामपंथी जो खत्म हुए वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होकर के वोट खत्म हुए। पहले तो आधा टीएमसी ने खत्म किया था, उसका आधा बीजेपी ने खत्म कर दिया। नहीं, बहुत देश की देखिए, बंगाल की जनता जो वामपंथियों के जो शासन थे उसके पीड़ित होकर के उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। ममता बनर्जी इस राज्य की मुख्यमंत्री बनी, वो राज्य चला रही है। देखिए, आप डिप्लॉयमेंट कर दिए, हमें विश्वास है, आप मिलिट्री को भेजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए, आप नाटो से मिलिट्री यूनाइटेड नेशन से भी भेज दीजिए, हर घर में एक बंदूक लगा के खड़ा कर दीजिए। हमें विश्वास है हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो उन्नयन का काम किया है, उनके नाम पर यहाँ की जनता वोट करती है। ठीक है, आप तो नाटो की सेना को भी झेलने को तैयार हैं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों से फिर डर क्यों गए? पहले हाईकोर्ट में आपने दलीलें पेश करी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपका राज्य चुनाव आयोग पहुंच गया, तो इतना डर क्यों? आप नाटो की सेना की बात कर रहे हैं, आप तो केंद्रीय सुरक्षा बलों से डर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मुझे बोलने दीजिए जी, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो एक विधान दो निशान नहीं चलेगा, एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा। अब त्रिपुरा राज्य में चुनाव होता है, 90% सीटें अनकॉन्टेस्टेड जीती जाती है। त्रिपुरा में इस तरह की हिंसा नहीं हुई ना। आप देखिए, गलत एग्जाम्पल आप देते हैं। आप दिक्कत ये है कि आप गलत एग्जाम्पल देने लगते हैं। त्रिपुरा में हिंसा हुई क्या? त्रिपुरा में इस तरह की हिंसा हुई क्या? त्रिपुरा में इनकी प्रमोद जी,
ठीक है, ये चुनाव सरकार की जो अभी बात कर रहे थे, ठीक है, देश के अंदर एक सवाल प्रियंका जी से पूछ लेते हैं। प्रियंका जी, जो जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बंगाल के अंदर बन चुकी हैं, किस तरह से हिंसा हो रही है, और खुद आपने कहा कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल आ जाएंगे तब भी शायद इस तरह से शांतिपूर्वक चुनाव नहीं होंगे, टीएमसी कोशिश करती रहेगी। आपने पहले कहा 2024 में चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव तो निकल जाएगा जुलाई में, उसके कुछ महीने बाद 2024 के चुनाव हैं। अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रहेगी तो जो राज्य इकाई है बीजेपी की बंगाल की, उसकी आगे की रणनीति क्या है, वो कैसे मुकाबला करेगी? कुछ तो प्लान बनाया होगा आप लोगों ने। देखिए ना, बड़े दुख की बात है, जैसे कि स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि हमारे ग्रासरूट में लोग ही नहीं है, वर्कर ही नहीं है, तो भी 2019 में हमने इनको आधा साफ कर दिया। 42 सीटों में आधी से ज्यादा सीटें हमने जीत ली थी। तो उसके मुकाबले तो हमारा संगठन इनकी नजरों में कुछ मजबूत ही हुआ है। तो जवाब 2024 में इनको खुद ही खुद मिलेगा। देखिए, अब का जो ये चुनाव है ना, पंचायती चुनाव, ये ममता सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बल्कि एक प्रेस्टीज इशू है। इसका कारण क्या है? अभिषेक बैनर्जी को अपना लायक उत्तरदायित्व अधिकारी साबित करने के लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये लोग पूरी तरह से सरकार में है, पावर में है, उसके बाद उन्होंने नभो जौहर यात्रा का आरंभ किया, ये समझाने के लिए देखो मेरी कुर्सी में बैठने लायक काबिल है ये। कुछ चीजें इन्होंने पहले ही सुनिश्चित कर ली थी कि कुछ हद तक लोगों को नॉमिनेशन करने देंगे। इसका कारण है, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है। कारण ये है कि अभिषेक बैनर्जी खुद ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, जब मेरी बुआ ममता बनर्जी ने 2018 में पंचायत इलेक्शन कराया था तो 35% अनकंटेस्टेड सीट लोग जीते थे, और अब जब मेरा नव जौहर चल रहा है तो मैं 20,000 से ज्यादा जितवा दूंगा। ज्यादा लोगों ने, हाँ, और 55% लोगों ने, 55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन किया है बीजेपी ने। ये और बात है कि अब ये रात को जितने लोग हैं बीजेपी के कैंडिडेट के घर जाकर के उन्हें विड्रॉ करने पर मजबूर कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ठीक है, आपने बात की बुआ और भतीजे की, अब हम बात कर लेते हैं बिहार के चाचा और भतीजे की। सूरज मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज मंडल जी, कुछ इस तरह की प्लानिंग तो नहीं चल रही है आपकी पार्टी की तरफ से, या बिहार में सुखबुगाट जिसकी चर्चा हो रही है कि जो विपक्षी एकता का जो मॉडल नीतीश कुमार जी ने तैयार किया है, कहीं वो फेल हो गया तो बाद में तेजस्वी जी का दावा मजबूत हो जाएगा इस 2024 के चुनाव के बाद, और जो एक सपना है कि तेजस्वी भविष्य में बिहार की कमान संभाले, तो क्या ये सब पूरा उसी के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा है? किनका है वो तो आपके जो हेडलाइंस पर चल रहे हैं, जो स्क्रॉल चल रहा है उससे पता चल रहा है। सपना आप लोग देख रहे हैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनके। आज अभी किसी, ये देखिए बहुत पुराना पैतरा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ना कुछ सुनिए, तो बहुत बड़ा जोक है, सुनिए, अरे सुन लीजिए, एक मजाक में बात कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। ये बहुत पुराना तरीका हो गया, रोज आपके प्रवक्ता 2556 बार इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ नया आइटम लेकर आइए ना। मुझे मालूम है आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप बंगाल की स्थिति से, सुनिए, आप इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि आपने तो व्यक्तिगत आरोप लगाया, आपने मुझ पर आरोप लगाया, तो जवाब दूंगा मैं आपको। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? आपने मुझ पर आरोप लगाया, मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने आपको टोका नहीं। आप टोकने वाली बात कर रहे हैं ना। मुझे मालूम है आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि जिस लालू के राज में जंगल राज, बिहार को, जिस लालू जी के राज में बिहार का जंगल राज बोला जाता था, अब उससे बड़ा जंगल राज बंगाल में आ गया है। इसलिए आप खुश हैं कि कम से कम लालू जी के नाम पर जो एक तमगा था, वो तमगा अब जो है ममता बनर्जी को मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने दंगा कराया औरंगाबाद में, शरद पवार जी का बयान था। और जोक इन्होंने कहा, जोक तो ये है कि जिन्होंने कहा कि यूक्रेन में हम युद्ध रुकवा दिए, इसमें भी आरएसएस बीजेपी का हाथ है क्या? इस युद्ध में भी आरएसएस बीजेपी का हाथ है क्या? आप नहीं रुकवा सकते। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने सारे दंगे, सारे बंगाल, क्या रूस यूक्रेन के युद्ध में भी बीजेपी और आरएसएस का हाथ है? ठीक है, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते। अरे आप बात ऐसी कर रहे हैं, चलिए अच्छा आप बोलिए, अच्छा आप बोलिए, अच्छा आप बोलिए। बना दे, हमने तो बिहार को सुधारा था, बनाने पर लगे हुए हैं। बयान दिया है जी, आरजेडी के 15 साल के, जी बोलिए, सूरज मंडल जी बोलिए, सूरज मंडल जी बोलिए। शरद पवार जी का कल 14 तारीख का बयान है कि औरंगाबाद के जो दंगे हुए उसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस शामिल है। इसी तरह जो तमिलनाडु में यह कहा गया था कि बिहार के मजदूरों का कत्लेआम हुआ है, उसमें मतलब औरंगजेब की जो तस्वीरें लहरा रहे थे, सुनिए मेरी बात, औरंगजेब की जो तस्वीरें लहरा रहे थे वो जिम्मेदार नहीं है दंगों के लिए।
दंगों के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हो गए। यही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर जो है ना आपकी पूरी राजनीति की दुकान सजी हुई है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दीजिए आप लोग, ये आपको कभी फायदा नहीं देगी, सब नुकसान देगी। कहा कि वो तस्वीरें लहराने वाले भारतीय जनता पार्टी से थे। अच्छा, आप बयान सुनिए, आप पढ़िए कम से कम। अब सूरज मंडल जी अब मामला बहक रहा है, अब कुछ मामला लग जा रहा है। आप शरद पवार जी का बयान पढ़िए। सुनिए, कपिल मदान हमारे साथ हैं, कपिल मदान हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ये और बात है कि आरजेडी के नेता को कांग्रेस की और वाम दलों की चिंता नहीं है जो बंगाल में मार खा रहे हैं। कम से कम इस डिबेट में कपिल मदान को बोलने देंगे, कम से कम इस डिबेट में कपिल मदान जी को बोलने देंगे। वहां बेचारे मार खा रहे हैं, वहां मार खा रहे हैं बंगाल में आपके सहयोगी कांग्रेस वाले और वामपंथी। कम से कम इस डिबेट में तो कपिल मदान जी को बोलने दीजिए। कपिल मदान जी, एक बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट प्रमोद कष्टम की तरफ से आया, पढ़ के सुना देता हूं, 2-3 दिन पुराना है लेकिन बड़ा वायरल हुआ था, लेकिन बड़ा सत्य, मतलब जो आज की राजनीति है उसको कहता है। तो प्रमोद कष्टम ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आप कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं यूपी छोड़ दो, ममता बनर्जी चाहती हैं बंगाल छोड़ दो, केसीआर चाहते हैं तेलंगाना छोड़ दो, जगन मोहन रेड्डी चाहते हैं आंध्र प्रदेश छोड़ दो, एमके स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो, और किसी दिन शरद पवार भी बोल देंगे कि महाराष्ट्र छोड़ दो। ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ट्वीट है, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रखर जी, आप अगर देखेंगे जब भी रीजनल पार्टीज के साथ कोलिशन होता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक विचारधारा एकीकृत होती है और उसके अनुसार, उस विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़े जाते हैं। और सारी विपक्षी पार्टियों का एक तरफ आना, एक जगह पे आना, ये दर्शाता है। और बंगाल में आ रहे हैं स्पेशल, इसमें कोई स्पेशल नॉलेज या कोई स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि हर एक जो रीजनल पार्टी उसकी होती है उसकी एक अपनी एस्पिरेशन भी होती है। लेकिन यहाँ पे जनरल भविष्य के जो आपके राष्ट्रीय राजनीति में जो सहयोगी बन सकते हैं उनका खून बहाओ, नो, ये रीजनल ये विपक्षी एकता के दूसरा खून बहाओ। सत्ता में आ गए, कहीं दिल्ली की सत्ता में आ गए तब क्या होगा? प्रखर जी, आप मेरे को इंटरप्ट ना करें, मैं आपके सारे बातों का जवाब दूंगा, बट मुझे आप प्लीज कंप्लीट कर लेने दें। आप उसका अगर आपको मेरे से सवाल पूछना, मैं आपकी बात खत्म करें, पर आपने मेरे से एक मिनट अपनी बात कहिए क्योंकि उसका ब्रेक का समय हो रहा है। 1 मिनट के अंदर अपनी बात कहिए। देखिए प्रखर जी, मैंने ये बात पहले भी बोली अपने वक्तव्य में और मैं फिर बोल रहा हूं कि किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो उसका न्याय मांगा जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अगर ये तुलना, अब मुझे नहीं पता कि आप बीजेपी आपको दिखती कि नहीं दिखती, कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनके नेता हम देखते हैं जिन पे आरोप लगते हैं, जिन पे सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं का कोई स्टेटमेंट उस पर आता नहीं है। हमने ये लखीमपुर खीरी में भी देखा और अभी हमने ये जो बृजभूषण जी के अगेंस्ट जो मुकदमा हुआ हमने उसमें भी देखा। तो आप शायद आंखें मीच लें, आपको शायद ये चीज ना दिखे, आपको ये जो हिंसा मणिपुर में हो रही है शायद आप वहां मणिपुर की हिंसा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप मणिपुर की हिंसा को बंगाल की हिंसा से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए आप प्रखर जी, एक राज्य प्रायोजित हिंसा का आरोप लग रहा है, अगर एक जगह पे हाईकोर्ट के फैसले से हिंसा फैली है, दोनों की हिंसा का स्वरूप कितना अलग है, आप समझिए किसी बात को। जो आज का विषय आप पहलवानों पे पहुंच गए, ये दिक्कत है। मैं आपको तीसरी बार, सुनिए, मैंने आपको तीसरी बार मौका दिया, मैंने तीसरी बार आपको मौका दिया और तीनों बार आप जलेबी बनाए जा रहे हैं, आप जलेबी बनाए जा रहे हैं। फिलहाल मुझे वक्त एक ब्रेक का हो चुका है और मुझे इस वक्त एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जी
जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। दो टूक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बंगाल के पंचायती चुनाव में हो रही हिंसा, उसके बाद आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उससे उपजी विपक्षी एकता की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमानों का एक खास पैनल और हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी नेता सूरज मंडल जी। सूरज मंडल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो बिहार की धरती से जो एक फॉर्मूला तैयार हुआ है विपक्षी एकता का, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने क्षेत्रीय दल हैं ये भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, तो क्या इसीलिए तो कुनबा नहीं जोड़ा जा रहा है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप रहता है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं उनके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के आरोप हट जाते हैं, वो गंगा में स्नान कर लेते हैं। ऐसी अगर बात होती तो ये बात शुरू होती कई अन्य राज्यों से, खासतौर से कर्नाटक में जब बीजेपी का शासन था और अभी जहां जो उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी का शासन चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विपक्षी एकता जो है वो हर समय भारतीय जनता पार्टी ने अलायंसेस नहीं किए हैं क्या? बिल्कुल किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे अलायंसेस किए, आपकी नजर उधर नहीं जा रही है। और मैं तो मान रहा हूं किए, अलायंसेस किए और कई अलायंसेस ऐसे भी थे बीजेपी के जिन पर सवाल उठाए गए। कई अलायंसेस ऐसे थे बीजेपी के जिन पर सवाल उठाए गए। कोई सवाल नहीं उठाता। कैसे सवाल नहीं उठ रहा है? चलिए अब सवाल उठा, अच्छी बात जब किए गए थे तो लोगों ने सवाल उठाए थे और उठने भी चाहिए थे, उसमें क्या गलत है? आगे जो बिहार में जो रणनीति बन रही है जी, उसमें एक स्पष्ट मैसेज है कि देश के जो तमाम दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनकी एकता बहुत जरूरी है। बिहार की धरती से
जो मैसेज जा रहा है वो सामाजिक। लेकिन बिहार की धरती से आपने बहुत अच्छी बात की। बिहार की धरती ने हमेशा एक देश को मैसेज दिया है। मेरा इस तरह निवेदन है, मेरी बात सुन, एक मिनट की बात सुन। कौन से मैसेज है ये तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। जो वहां विपक्षी एकता की बात है, ये उन युवाओं के लिए भी है जिनके रोजगार के सारे अवसर सिकुड़ गए हैं, उन किसानों के लिए है जिनको एमएसपी का आश्वासन देकर नहीं भरा गया। अभी आपको मालूम है एमएसपी बढ़ाई गई है और जो लागत है उसका 150% लागत से 50% ज्यादा बढ़ा दी गई है। सिर्फ मूंग के दाल के भाव बता देता हूं, मूंग का दाल का जो भाव है वो 803 रुपए बढ़ा दिया गया है। हाँ तो बहुत एहसान किया है ना। एहसान वाली बात क्या होगी? अब इस पे एहसान वाली बात क्या होगी? नहीं अच्छा मेरा, अब आपने बिहार की धरती के संदेश की बात की, आपने बिहार की धरती के संदेश की बात की, मैं भी सहमत हूं कि बिहार की धरती ने सदियों से इस भारत को एक संदेश दिया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि जो संदेश बिहार की धरती से देश के पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। नीतीश कुमार राजनीति में वरिष्ठ है, रेल मंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी तो अभी खैर राजनीति में नए हैं तो वो ममता बनर्जी को क्या समझा पाएंगे, लेकिन लालू जी को, नीतीश जी को, दोनों को मिलकर ममता बनर्जी को समझाना चाहिए ना कि इस तरह से जो चल रहा है राज्य प्रायोजित हिंसा का जो आप पे आरोप लग रहा है, जिसके शिकार जो है आपके सहयोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता और बेचारे वाम दल के कार्यकर्ता बन रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, इससे विपक्षी एकता को खतरा हो जाएगा। तो बिहार से यह संदेश बंगाल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, यह मैं समझना चाहता हूं। बिहार से बहुत ये ममता बनर्जी से डरते हैं नीतीश कुमार, आप या आरजेडी के नेता डरते हैं? मान लीजिए हम बोल दे डरते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, फर्क तो पड़ गया। आपने ये जो बोल दिया इसी से फर्क पड़ गया। पहली बात, आप डरते हैं रोजगार के विषय को उठाने के लिए, किसानों के विपक्षी एकता का मुख्य आधार जो है, सबसे बड़ी आपसी एकता क्या सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर होगी? एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, उससे विपक्षी एकता पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेरोजगारी की मुद्दा एक कर देगा। गजब बात करते हैं आप सूरज मंडल जी। और खास तौर पर धार्मिक उन्माद जिस तरह से फैलाकर इस देश की तमाम जिस तरह से लड़ाई और एक संघर्ष, धार्मिक उन्माद की जो आप बात कर रहे हो, बिहार में किस तरह से हिंदुओं ने अपने घर छोड़े थे वो तस्वीरें सारे देश ने देखी हैं। इस तरह की बात, इस तरह की, किस हिंदू की बात कर रहे हैं किस? आप दिखाइए। अच्छा मतलब आप उनको हिंदू ही नहीं मानते हैं, आप तो इंसान मानना भी बंद कर दीजिए फिर उनको। घर छोड़ने की तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं, पूरे देश ने देखी है। खैर जो पिछले वर्ग को शूद्र कहते हैं उनकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, अब समय का अभाव है। एक आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क जो है मैं प्रमोद सिंह जी से लेना चाहूंगा कि हमने पूरी बातें सुनी, हमने विपक्षी एकता की बात सुनी, हमने बंगाल में जो हो रहा है वो देखा, लेकिन सवाल बीजेपी से, सवाल मैं चाहता तो प्रियंका जी से भी कर सकता था, लेकिन वो बंगाल इकाई से जुड़ी हुई है, इसलिए सवाल मैं आपसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर करना चाहता हूं कि जिस तरह से विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है, सूरज मंडल जी का आपने कॉन्फिडेंस देखा कि हिंसा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हिंसा भी हमको एक कर देगी। आप देख रहे हैं किस तरह कॉन्फिडेंस है। आपने कपिल मदान जी को देखा कि उसके बाद वो कह रहे हैं, उनको ट्वीट पढ़ के सुना दी और उन्होंने सारी बातें घुमाते रहे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए दुख प्रकट नहीं किया। लेकिन विपक्षी एकता को लेकर ये सारे लोग जो हैं वो एकजुट कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि वक्त आ पड़ा है कि एनडीए को भी अपना कुनबा बढ़ाना चाहिए? देखिए एनडीए का कुनबा तो मुझे लगता है कि जब लोकसभा का जब नए भवन का उद्घाटन हो रहा था तो 20 लोगों ने विरोध किया, तो 25 लोगों ने एनडीए, 25 पार्टी ने 20 ने विरोध किया। मेरा कुनबा बढ़ाने से प्रमोद जी, मेरा कुनबा बढ़ाने से, मैं वहां पे बात कर रहा हूं, मैं वहां बात कर रहा हूं, अभी बात कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि प्रजातंत्र में विपक्ष होना चाहिए, आप विरोध करिए, बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन बीजेपी के विरोध में आप इतने अंधे मत हो जाएं कि आपको दूसरे राजनीतिक दल जिनके साथ कल आपका गठबंधन था तो उनकी हिंसा पे आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल ये क्या एनडीए को भी अपना कुनबा बढ़ाना चाहिए? एकदम एनडीए को बढ़ाना, क्योंकि देखिए आपने जिन दलों की बात की वो पहले से एनडीए में, मेरा इशारा है अकाली दल जैसे दलों के लिए, मेरा इशारा है बिहार में भी छोटे मोटे दल हैं, दल उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, दक्षिण भारत आंध्र तेलंगाना में भी इस तरह के दल हैं जिनके साथ बीजेपी पहले रह चुकी है। अकाली दल में चर्निंग शुरू हो गई है, उनमें बात हो रही है कि वो खुद गए थे किसान बिल को लेकर, अब उनको उनका बात करें, उनको आना चाहिए। तो बीजेपी, आपको लगता है जेडीएस के साथ भी बीजेपी को बात करना चाहिए? एकदम बात करना चाहिए। ठीक है, और बीजू जनता दल के साथ भी बात करना चाहिए। नवीन पटनायक जी तो जब एक जो राजनेता होता उसकी परिभाषा है। ठीक है, प्रियंका जी कुछ बोलना चाहती हैं? प्रियंका जी समय का अभाव है, संक्षेप में अपनी बात कहिएगा। बस एकदम बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, देखिए कांग्रेस जैसी पार्टी जो रीजनल एस्पिरेशंस दूसरों के देखने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनको तो कहीं ना कहीं ऐसा समय आ जाएगा कि देश छोड़ के जाना पड़ेगा।
आरजेडी के जो भाई साहब अभी कह रहे थे, मैं देख रही थी खाली जातिवाद की बात कर रहे हैं। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं वो जेल जाने से भी नहीं बचते, ये भी इन्होंने देखा है। और यहाँ देखिए सूरज मंडल जी, प्रियंका जी की बात सुन लीजिए। प्रियंका जी ने किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है। आखिरी एक बात शब्द कह रही है, उनकी बात सुन लीजिए। प्रियंका जी बोलते रहिए। जिन लोगों की नियत सिर्फ और सिर्फ हिंसा करने की हो और जो देश हित में नहीं सोच सकते, राष्ट्र हित में नहीं सोच सकते, परंतु अपने हित में सोचते हैं, वो कभी देश का भला नहीं कर सकते और ना ही कभी एक हो सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब एक दौड़ में लगे हैं। और ऐसी दौड़ में जिसकी फिनिशिंग लाइन क्या, ये लोग स्टार्टिंग लाइन से स्टार्टिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, 21:58 हो चुके हैं और मुझे इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।